बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, MJTV। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज के दिन होने वाली अहम तरीन डेवलपमेंट्स पर। जो आपको मालूम है, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक तरह से अब इर्रेलेवेंट कर दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, और हमारे सामने एक इमारत मौजूद है जो हाल ही में बनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब तमाम तर नज़रें उस पर मरकूज़ हैं। आज के दिन नाज़रीन वफाकी आइनी अदालत का क़याम भी हुआ। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओथ भी ले लिया, और फिर दीगर जजेस साहिबान जो वफाकी आइनी अदालत के हैं उनकी तादाद 6 रखी गई है, +1, यानी कुल 7 जजेस हैं चीफ जस्टिस को मिलाकर। उन 6 में से 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गए हैं, जबकि 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स या सूबों से आए हैं। के आगा साहब आए हैं सिंध से, और इसी तरह जस्टिस रोज़ी खान आए हैं बलोचिस्तान से, और जस्टिस अरशद खान साहब गालिबन GB से या पेशावर से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे ख्याल में जस्टिस अरशद खान जो है रिटायर्ड थे, लेकिन सही आए। जी हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम सबके हर दिल अजीज़ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, जो काजी फायज ईसा साहब के बड़े फेवरेट हुआ करते थे। चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट से ही गए हैं जी, अमीनुद्दीन खान साहब। उनको तो सर सभी जानते हैं ना, देखिए उन जैसा बड़ा जज कौन सा होगा तारीख में। बहरहाल पाकिस्तान के पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं वो। अब आज के दिन नाज़रीन हुआ यह है कि चीफ जस्टिस और 3 जो सुप्रीम कोर्ट से जाने वाले जजेस साहिबान हैं उन्होंने ओथ ले लिए हैं। 3 जजेस साहिबान जो सूबों से आए हैं, हाई कोर्ट से आए हैं, उनके ओथ अभी बाकी हैं। बताया जा रहा है जस्टिस के आगा कल ओथ लेंगे। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से आ चुका है। रजिस्ट्रार उन्होंने अपॉइंट कर दिया है एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, और फिर एक उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी अपॉइंट कर लिया है, कोई भट्टी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। इसके अलावा ईवान सदर से खबर आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफ़े भी मंजूर हो चुके हैं। अमीनुद्दीन खान जो मखदूम अली खान साहब ने भी एक इस्तीफ़ा दिया था लॉ जस्टिस कमीशन से। बहरहाल आज के दिन इस वक्त तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मजीद कोई इस्तीफ़ा इस वक्त तक तो नहीं आया। बाज़गश्त बहरहाल इसी शहर इक़्तिदार पर है कि इस तरफ से या उस तरफ से कोई इस्तीफ़े आ सकते हैं। उन पर भी आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो सवाल इस वक्त जहन में आ रहा है, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हो चुकी, 27वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी, जो होना था वो हो गया। अब आगे क्या आपको नज़र आ रहा है? बिलखसूस उन 2 जजेस साहिबान को आप कैसे देख रहे हैं जो कल इस्तीफ़ा देकर घर को चले गए हैं? आज इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। अब अमली तौर पर क्या वो तहरीक का आगाज़ भी कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अब वो बस ऐसे ही रिटायर हुए हैं जैसे जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके हैं, ये भी इसी तरह गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे? नहीं, बहुत फ़र्क है। कम से कम जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से तो आप ना मिलाएं ना इन जजेस को। इन जजेस ने असूलों की बुनियाद पे और अदलिया की आज़ादी की खातर, आइन के बुनियादी ढांचे की खातर अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। सही है। और इन इस्तीफ़ों का एक बड़ा मकसद है, और ये एक बहुत बड़ा पैगाम भी है 25 करोड़ आवाम को, कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के साथ, पार्लियामेंट के साथ और अदलिया के साथ क्या होने जा रहा है। आपने ये पूछा कि आपको आगे क्या नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं और आप अगर गौर से अपने आगे देखें तो इस टाइम तो हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, और उसमें चंद टमटमाटे दिए हैं, कुछ रोशनियाँ हैं जो उम्मीद की एक किरण है। मगर सच्ची बात तो यही है कि आने वाला वक्त जो है हमारे जमहूरियत के लिए, हमारे पार्लिमानी निज़ाम के लिए, हमारी अदलिया के लिए, हमारे मीडिया के लिए ये तारीख है, और ये कोई इतना अच्छा वक्त नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला कोई तारीख चलाएँगे। ये और बात है कि 3 नवंबर 2007 को जब जनरल मुशर्रफ का गैर आइनी फरमान जारी हुआ था, जिसकी पादाश में जनरल मुशर्रफ को बाद में सज़ाए मौत भी हुई, तो उस फरमान के बाद एक वकला तहरीक चली थी, और उस वकला तहरीक में जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे बतौर एक वकील बड़े सरगर्म थे, और जस्टिस याहिया अफरीदी भी बड़े सरगर्म थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीनों बड़े सरगर्म थे। बल्कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब घर में नज़र बंद कर दिए गए तो उसके बाद इन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके जो है दरख्वास्तें भी दायर की थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 9 मार्च के रेफरेंस के बाद, जब जनरल मुशर्रफ ने उन्हें बुला के उनको घर में उनके अहल खाना के साथ डिटेन कर दिया था। तो ये तीनों जो वकला थे ये बड़े सरगर्म थे।
अब ऐसी तहरीक क्या जस्टिस अतमन्ना दोबारा चलाना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। मेरे ख्याल में उनका जो सबसे बड़ा एक काम उन्होंने किया है वो 7 सफ़ात का ख़त है जो पाकिस्तान की तारीख़ के और पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख़ के हर तालिब इल्म को उर्दू में तर्जमा करके मैं समझता हूँ पढ़ाना चाहिए और समझना भी चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक तवील ख़त लिखा है और अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसका बाकायदा उर्दू में तर्जुमा भी दिया और उन्होंने वजूहात भी बताई हैं। 7-8 सफ़ात तो उनके भी हैं जो उर्दू में मैंने पढ़ा है, जो इस्तीफ़ा उनका सामने आया है। तो अब इन 2 जजों ने बेसिकली तो अपना काम कर दिया है, मगर मुझे यकीन है कि वो घरों पे खामोश नहीं बैठेंगे और वो यकीनन बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं और इंटरनेशनल बार एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं। बहरहाल जो भी आप देखें, कराची बार एसोसिएशन में आज बड़ा हंगामा खेज़ उनकी प्रोसीडिंग हुई है और आज मुकम्मल हड़ताल थी कराची की अदालतों में और सिंध हाई कोर्ट में और सिंध बार ने, और बड़ी मौसर और इफ़ेक्टिव ये हड़ताल रही है। तो सिंध ने हमेशा लीड ली है और आपको पता है पाकिस्तान बनाने में सिंध असम्बली ने भी लीड ली थी और पाकिस्तान के हक़ में पहली करारदाद भी सिंध असम्बली से मंजूर हुई थी और जो वकला तहरीक थी उसमें भी सिंध के वकला का एक बहुत बड़ा किरदार था जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक शुरू हुई थी। आज भी आप देखें तो एक्टिवली सिंध के वकला ही, कराची के वकला ही यहाँ पर भी आकर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बात यह है कि आगे क्या है। मुझे ये लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतमन्ना के अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जाने के बाद, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की आपको मालूम होना चाहिए 27वीं यानी तरमीम के बाद ये बेअख्तियार बना दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट अब सफ़ेद संगमरमर की जो इमारत है, अब यहाँ पे ये रंग बिरंगे टमटमे ही हमें देखने को मिलेंगे और ये दुल्हन की तरह सजी इमारत है। मैं तो इतना ही कहूँगा, बेचारी दुल्हन। और ये जो इमारत है अब इसमें यहाँ पे आइन की तशरीह नहीं होगी, कानून की तशरीह नहीं होगी और आइन और कानून की तशरीह जो है अब वो उसके लिए वफाकी आइनी अदालत बना दी गई है। और अदील साहब बना नहीं दी गई, वो भी किराए पे गई है, किराए पे गई है जो भी, लेकिन अदील साहब बदकिस्मती देखें कि वफाकी यानी अदालत के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये वो जज हैं कि जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में अपना वो तारीख़ी फ़ैसला लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हुकूमत के इदारे हैं, जो एग्जीक्यूटिव इदारे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा हुक्म मानने के पाबंद नहीं जो बकौल जस्टिस अमीनुद्दीन खान के जो आइन के मुताबिक ना हो, जो उन्हें लगे कि आइन के मुताबिक जो उन्हें लगे और ठीक है ना, जो उन इदारों को लगे कि वो आइन के मुताबिक नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल न करें। और ये उनका इख्तलाफी नोट था, ये अक़लियती नोट था और उनके इस नोट पे सिर्फ एक और जज ने, तकरीबन 13 जजेस थे जिनमें से सिर्फ 2 जजों जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने एक लिखा था कि जनाब आइन के पाबंद, आइन के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने के पाबंद नहीं हैं बहुत एग्जीक्यूटिव इदारे। अगर वो ये समझते हैं, यानी एक सरकारी मुलाजम बाबू ब्यूरोक्रेट या इलेक्शन कमीशन जहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट बैठे सिकंदर सुल्तान राजा, अगर वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट झक मारती है, ये बकवास करती है, ये आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, तो वो कह दें कि हम नहीं मानते। तो ये मतलब इस किस्म का फ़ैसला देने वाले जज साहब जो हैं आज वफाकी आइनी अदालत के सरबराह हो गए हैं। बल्कि आज जब तकरीब हल्फ बर्दारी हो चुकी तो मैंने उनसे ये सवाल भी किया, जी आपने शरारत की है? नहीं, मैंने कोई, देखिए मेरा बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था। मैंने कहा आप आइनी अदालत के सरबराह हैं तो आप ये बताएं कि आप बग़ैर किसी केस लॉ के, यानी कि 27वीं तरमीम में लिख दिया गया है कि वफाकी आइनी अदालत जो होगी पाकिस्तान की वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले की पाबंद नहीं है कि वो उसको माने या वो अपने आप पे उसे लागू करे। जब वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले की पाबंद नहीं है तो फिर वो नई जुरिस्प्रूडेंस कहाँ से लेकर आएगी? क्या वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की पाबंद है? क्या वो बरतानिया के सुप्रीम कोर्ट के आइनी अदालतों के फ़ैसले की पाबंद है? क्या वो जो है खटमंडू नेपाल की आइनी अदालतों के फ़ैसले की पाबंद है? क्या यूरोप में जहाँ पे आइनी अदालतें बनी हुई हैं वहाँ पे उनके फ़ैसलों की पाबंद है? तो पाकिस्तान की अपनी जो तारीख़ है, अपनी जो जुरिस्प्रूडेंस है, वो सुप्रीम कोर्ट की वो सारी उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया 27वीं यानी तरमीम ने। और यही सवाल मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई केस ला ही उसका वो हवाला नहीं देंगे तो फिर ये वफाकी आइनी अदालत फैसले कैसे करेगी? सर वो अपने केस ला बनाएंगे, देखिए ना, अपने केस ला कैसे बनाएंगे? वो पहले अपना चूज़ा निकालेंगे अंडा से, फिर उसे मुर्गी बनाएंगे, फिर उसमें से अंडा निकाल के फिर उसको मुर्गी बनाएंगे और अंडे खाएंगे। मतलब ये कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि
आप जो है पहले सब्ज़ी उगाओ और फिर उसको किचन में पकाओ। भाई जब बाज़ार में चीज़ें मिल रही हैं तो फिर आपको री इन्वेंटिंग द व्हील वाली बात क्यों है? क्यों? अब देखें ना 27वीं तरमीम के मुताबिक जो यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकला के चैम्बर्स में जो बड़ी बड़ी PhD की किताबें हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अब देखें ना कितने 27 साल वो 25 मतलब 55 साल जो पुराने फ़ैसले हैं इन बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में, उन सारों को आग लगा दें, उन सारों को रद्दी की टोकरी में फेंक दें, क्योंकि अब उन PhDs और उन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की बुनियाद पे आईनी अदालत के फ़ैसले नहीं करेगी। और ये लिखना इसलिए भी ज़रूरी था शायद इस हुकूमत के लिए, इस पार्लियामेंट के लिए, और इसको फार्म 47 की पार्लियामेंट कही जाती है, क्योंकि जितने पुराने फ़ैसले हैं वो इस पार्लियामेंट और इस हुकूमत और इस आईनी अदालत की जो नीयत है, जो मोटिव है, वो उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। और इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर इन्हिसार करके आईनी अदालत ने आइन की तशरीह करनी थी, तो फिर वो तशरीह नहीं कर सकती है आईनी अदालत, जो तशरीह पिछले 55 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर एक आईनी अदालत करती रही है। बिल्कुल। तो ये अलमिया है हमारा जो आजकल की सूरत हाल है। और बाकी आपने खुद ही बता दिया, जस्टिस के आगा भी सिंध हाई कोर्ट से आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। सर वो के आगा साहब के बारे में आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। वो इंग्लिश जज के नाम से जाने जाते हैं, बड़े काबिल भी हैं, बहुत से लोग ये मानते हैं। अब उनको भी लाया जा रहा है, कल वो मेरे ख्याल से उनके लिए ओथ का बंदोबस्त किया जा रहा है। अच्छा, ये कुछ दोहरी शहरियत के हवाले से भी खबरें चल रही थी कि शायद कुछ जजेस दोहरी शहरियत के भी हामिल हैं। तो ये दोहरी शहरियत में तो फिर ये भी होता है कि आप अगर बरतानिया के शहरी हैं तो वहाँ मलका बरतानिया की वफादारी का हल्फ उठाते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आम इंसान रोज़ी रोटी के लिए पूरी दुनिया में जाता है और वो मजदूरी करता है। पाकिस्तान के भी बहुत से पाकिस्तानी ओवरसीज दोहरी शहरियत के हामिल हैं, कोई मज़ाका नहीं है। मगर फिर एक सवाल तो ज़रूर उठता है ना कि आप यहाँ पे अगर आप आके आपने जज लगना है और वो भी आईनी अदालत का, तो फिर आप पाकिस्तान के आइन से वफादारी का जो हल्फ उठा रहे हैं, कभी जब वक्त आया तो जो हल्फ आपने बतौर दोहरी शहरियत के हामिल शख्स के मलका बरतानिया की वफादारी का उठाया है या अमेरिका के रियासत के वफादारी का हल्फ उठाया है, तो फिर उस हल्फ में और इस हल्फ में कभी जब इंतखाब करने का वक्त आया तो आप किस तरफ जाएंगे? अब ये वो सारी चीज़ें जो हमें मेरे ख्याल में देखनी चाहिए। और के आगा साहब के बारे में तो आपको भी मालूम होगा, सदर जरदारी के बहुत करीब हैं। वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं जब सदर जरदारी पिछली टर्म में जब सदर थे, और वो स्विस हुकाम को ख़त लिखने की बारी आई तो भरपूर उन्होंने मुज़ाहमत की। पीपल्स पार्टी के वकील भी रहे हैं, बड़े मामलात को देखते रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी उन्होंने भरपूर बतौर आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया, आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। 19वें नंबर पे थे, कितने बहुत जूनियर थे। जी, बहुत और जूनियर उनको जो है वो आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। महमूद जहांगीरी साहब का केस भी आपके सामने आया। जी, तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस भी उन्होंने जो है सुना और फिर बड़े रिमार्क्स दिए थे। बिल्कुल, ऑर्डर को किस तरह उन्होंने एक केस को जो फिक्स था कुछ आगे के अरसे के लिए उन्होंने उसको पहले मुकर्रर कर दिया, वो पूरी तारीख है। मगर अदील आप बताएं ना कि आप ये जो आर्टिकल 200 में तरमीम हुई है, जिसमें जज की रजामंदी के बगैर उसे किसी भी सूबे में फेंका जा सकता है तबादले के नाम पे, और अगर वो इनकार करता है तो उसको उसके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस होगा। तो आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं, जस्टिस समन रिफत हैं, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं, जस्टिस समन का इस वक्त कुरान नहीं निकला, उनका नाम नहीं निकला अभी। नहीं, खबर की बात नहीं कर रहा, मतलब इनका क्या रद्द अमल हो सकता है अगर इनके तबादले किए जाते? देखिए सर, इतलात तो यही थी, बताया भी ये जा रहा था कि इनमें से अक्सर जजेस साहिबान की ये राय थी कि अगर उन्हें ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला किया गया तो हो सकता है वो रिज़ाइन कर दें। लेकिन ये बहरहाल फ्राम द हार्सेस मौत तो नहीं है, सुनी सुनाई है। जो एक दो लोगों के हवाले से मुझे बहरहाल ज़रूर मालूम हुआ है कि दे आर कंसिडरिंग टू रिज़ाइन। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात? हाँ जी, एक जज साहब के बारे में तो कहा जा रहा है, अब तो इज़राए तफन्नुन कहा जाता है कि वो तो कब से जेब में लेकर फिर रहे हैं, इस्तीफ़ा दे क्यों नहीं रहे। बहरहाल 4 जजेस हैं जिनका अब बताया जा रहा है, आज जो खबर आई है सामने कि 4 जजेस का तो डिसाइड कर लिया गया है, जिनमें समन रिफत के अलावा दीगर 4 जजेस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस तारिक जहांगीरी, कि इनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और ये हमें पहले से मालूम था, आपको भी मालूम था कि बेसिकली तरमीम लाई ही इसलिए जा रही है कि इन जजेस साहिबान को फ़िक्स करना है जिन्होंने सबसे पहले तो एक गुनाह किया था वो ख़त लिखने का, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त भी दायर की। अब उन्हें उसकी बाकायदा तौर पर सज़ा देने का वक्त हुआ चाहता है। सज़ा के सर 2 मुख्तलिफ मराइल आपने भी बताया, जैसा कि एक जानिब तो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेट से वो कहते हैं कि उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं होना तो वो रिटायर तस्वर नहीं होंगे, उन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल लाना पड़ेगा, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई हो सकती है, मिसकंडक्ट की कार्रवाई, और फिर
बहुत से आपको मालूम है रिटायरमेंट के बाद या उनको जो फारिग किया जाएगा या उनको बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद भी उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। ये एक बड़ी अहम इसमें चीज़ है और इसमें अब देखना होगा कि क्या वो जजेस साहिबान इस बाकायदा ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे या उससे पहले मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर एक बात की जाती है जो कि मैं समझता हूँ बड़ी छोटी बात है, जो आज कही जा रही है मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स पर भी ये बात कही जा रही है कि शायद ये जजेस साहिबान दिसंबर तक इंतज़ार करें, जिनमें से गालिबन 4 जजेस साहिबान ऐसे हैं जिनके अभी 5 साल मुकम्मल नहीं हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो मरात जो पेंशन होती हैं वो 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होती हैं, तो शायद ये अभी रिज़ाइन ना करें। इस पर आप क्या समझते हैं? मेरी तो राय ये है कि इन जजेस साहिबान ने अगर एक असूल के ऊपर मुस्ताफ़ी होना है तो इन्हें फिर उन मरात को कुर्बान करना होगा। और दूसरी जानिब ये भी बात बड़ी अहम है कि अगर आज ये एक इंतज़ार में बैठे रहते हैं 1 महीना 2 महीना कि मरात मिलेंगी, 5 साल मुकम्मल होंगे, और इस दौरान अगर हुकूमत जो आजकल आइनी तरमीम भी ऐसे ले आती है वो तो इसमें भी तब्दीली कर सकती है सर, 5 को 7 बना सकती है, 7 को 8 बना सकती है, तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा जहाँ तक इल्म है उसमें जजेस के 5 साल मुद्दत पेंशन और मरात के लिए कोई शर्त नहीं है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। पेंशन और मरात तो 3 साल 4 साल वाले को भी मिल ही जाती है, 5 साल हो गया तो उसी के हिसाब से ही मिलेगी। तो ये कोई ऐसे कानूनी, क्योंकि यहाँ ये वो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे जस्टिस हाकिम निसार के दौर में बहुत से जजेस ने 2-2 साल 3-3 साल जो हाई कोर्ट में सर्विस की थी वो भी पेंशन ले रहे थे, और उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पहले फ़ैसला किया, कोई अरबों रुपयों की रिकवरी करने का फ़ैसला किया कि जजेस इंटाइटल नहीं है। और जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे उसमें ये 5 साल की मुद्दत थी, जिसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर दिया कि इन सारों से पैसे वापस लिए जाएं। अरबों रुपयों की ये पेंशन की रिकवरियों के ऑर्डर थे। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा कि हाई कोर्ट के जजेस हज़रात जो हैं वो लाइनें लगा के यहाँ खड़े थे, और वो जनाब सुप्रीम का कमरा अदालत के बाहर कि हमारी पेंशन का अब क्या बनेगा। और बाद में फिर फैसला जब हुआ रिकवरी का तो नज़रसानी में आ गए। नज़रसानी में फिर फैसला हो गया कि जनाब रिकवरी करनी है, तो फिर उस नज़रसानी के ऊपर एक और नज़रसानी लग गई, क्योंकि जजों की पेंशन का मामला था। और कई जजों ने तो ये भी कहा कि हमने तो पैसे खर्च कर दिए हैं, अब हम कहाँ से दें आपको। अरबों रुपए खा के डकार भी नहीं मारा बड़े जजों ने। तो बाद में कुछ 2-3 दफ़ा नज़रसानियाँ लगा के उन जजों के हक़ में फ़ैसला दे दिया, और वो अरबों रुपए जो हैं वो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई 15-16 अरब रुपए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन जजों के हक़ में फ़ैसला दे के दूसरी तीसरी नज़रसानी में उनको माफ़ कर दिए, और ये पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा था। और बाद में फिर ये तय हो गया कि जितना भी सर्विस हुई है उसके मुताबिक 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, वो कैलकुलेशन के मुताबिक ही पेंशन और मरात मिलेगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले हैं उस पर। तो ये कहना कि दिसंबर का इंतज़ार हो रहा है या फिर जनवरी का इंतज़ार हो रहा है, मेरे ख्याल में ये मकसद ये है कि ये रिडिक्यूल किया जा रहा है, उनकी पोजीशन को, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और कोई और ख़ास तौर पे कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो आलाकार बन रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, हमारी हुकूमत के, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो ऐसे जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए ट्वीटें कर रहे हैं कि जनाब अब जो है सियासी फ़ैसले नहीं होंगे, उम्मीद है कि आप जो है इंसाफ करेंगे और सियासत नहीं करेंगे। ये वो बुज़दिल हमारे सोशल मीडिया के कुछ दोस्त हैं जिनको इतनी ज़रूरत तो नहीं होती कि 78 साल जो फ़ौजी जर्नलों ने, डिक्टेटर्स ने हमारे मुल्क के साथ किया है, फ़ौजी आमरों ने, उनका तो नाम लेके नहीं कहते कि वो क्यों सियासत करते हैं। और जो जज और आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़े दे रहे हैं तो उनके ऊपर लिख रहे हैं कि अब सियासत नहीं होगी, अब इंसाफ होगा। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मुनाफ़िकत है। और इस तरह के जो लोग हैं, ये जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में भी कुछ लोग ऐसे आए थे सहाफ़ियों के अंदर ही, जिन्होंने तकसीम भी पैदा की और मज़हब का आड़ लेकर उन्होंने अपने वो साथी सहाफ़ी जिनको ज़िया-उल हक़ के दौर में कोड़े पड़ रहे थे, जो जेलों में थे, उनका वो भी मजाक उड़ाते थे। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि दिसंबर तक जजेस जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं, बहुत ज़्यादती की बात है। उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है, और आई एम श्योर कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते, ये भी आप देखें ना हुकूमत की तरफ से जो 27वीं यानी तरमीम में ये नई एक शर्त डाल दी गई है कि अगर वो अपने तबादले का जो हुक्म है उसको नहीं मानते तो फिर वो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी। यानी हाई कोर्ट के जजेस अगर इनकार करते हैं दूसरी हाई कोर्ट में जाने से तो उनको धमकी लगाई जा रही है कि आपको बरतरफ किया जाएगा, आपकी पेंशन और मुराद भी आपको नहीं दी जाएंगी। ये एक किस्म की धमकी है। जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर ये कहा जाए कि आपने आईनी अदालत में जाना है तो वो उसको आप कहते हैं, वो अगर इनकार करता है तो आपको रिटायर तस्वर होंगे। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों है?
मतलब मेरा ख्याल है कि ये इन 5-6 जजों को नज़र में रख के, जिन्होंने ख़त लिखा था खुफिया अदारों की चीरादस्तियों के ख़िलाफ़, उसको उनको नज़र में रख के तरमीम लाई गई है कि इनको जो है वो हमने निशाना बनाना है और इनको मजबूर किया जा रहा है कि अभी घर चले जाएं आप इस्तीफ़ा दे के, और उससे तासर ये प्रोपेगेंडा ये किया जाएगा कि वो डर के भाग गए। ठीक है ना। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कम से कम 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने वाजे कर दिया है कि वो भागने वाले नहीं है, वो फाइट करेंगे। अच्छा। और वो किस सतह पर, किस लेवल तक जाएंगे ये अब आने वाला वक्त ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो ऐसे नहीं जाएंगे और वो फाइट करेंगे। अदरवाइज़ जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस्तीफ़ा दिया है उसका तो लेवल ही डिफरेंट है ना। उनको कोई ऐसी थ्रेट भी नहीं थी और उनको कोई ऐसे रिमूवल का वो नहीं था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो पोजीशन लिया, जैसे अतम अल्लाह, जैसे मंसूर अली शाह ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज वो एक हायर पेडेस्टल पे थे और उन्होंने बेहतरीन पोजीशन ली है। और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये अभी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और उनके पास टाइम भी बहुत है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको फाइट करेंगे, हम इसको रेजिस्ट करेंगे। और ये अच्छी बात है। देखें, आपको उनकी रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये भी एक मसला हो रहा है कि जिन जजेस साहिबान ने मुस्ताफ़ी ना होने का फ़ैसला किया है या वो अभी मुस्ताफ़ी नहीं हुए, आगे चलकर उन्होंने होना है, वो अभी हमें मालूम नहीं है, उन पर अब तनकीद ये की जा रही है कि वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों चुप करके बैठ गए हैं। भाई, अगर वो सिस्टम के अंदर रह कर कोई चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं या वो उनका कोई इरादा है तो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैम और हमें इंतज़ार करना चाहिए वो कैसे इस सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के भी जो 2 जजेस साहिबान गए हैं, बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या रिज़ाइन करने का वो सोच रहे थे, मुलाकातें उनकी अलविदाई चल रही थी, तो 3 जजेस साहिबान इतलात के मुताबिक गए हैं उनके पास और उनसे जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप रिकन्सिडर करें अपने इस डिसीजन को। मगर वो क्योंकि अब काफ़ी हद तक समझ चुके थे कि उनके बस की अब बात नहीं रही, वो मज़ीद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सके और उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च करवाना था जो उन्होंने अपने इस्तीफ़े के ज़रिए लॉन्च कर दिया है। वो जजेस साहिबान जो उन्हें मशवरा दे रहे थे, उनका भी मानना यह है कि इस सिस्टम के अंदर रहकर अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो लेट्स होप वो क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं और वो क्या कुछ करते हैं, उस हवाले से भी मालूम होगा। लास्टली मुझे ये ज़रूर बताइएगा, जहाँ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, अब एक बात बताई जाती है, कही जाती है, क्योंकि इसके ऊपर भी अब कन्फ्यूजन कि रिटायरमेंट के बाद या मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद जो जज होते हैं वो कितने अरसे तक अमली सियासत में नहीं आ सकते। क्या वो जो 2 साल का टेन्योर है वो इन जजेस साहिबान पर भी उसका इतलाक़ होता है? और फिर वो हम तो क्योंकि सहाफ़ी होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जाकर इंटरव्यू करें, तो मालूम होता है जी कि 2 साल तक तो वो इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। इसमें मुझे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि अगर जजेस रिटायर होने के अगले ही रोज़ इंटरव्यू दे भी देते हैं तो कौन सी आइन की शिक है जो उसको मिसकंडक्ट कहती है। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजों का जो ज़ाब्ता अखलाक है वो सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सर्विस जजेस और हाई कोर्ट के हाज़र सर्विस जजों के लिए है। हाँ, अगर कोई जज जिसने इस्तीफ़ा नहीं दिया और उसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है, जैसे कि मज़ार अली नकवी के केस में हुआ, और वो उस पेंडिंग प्रोसीडिंग यानी शो का नोटिस अगर जारी हो चुका है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो आखिरी जजमेंट है उसके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग जारी रहेगी। मगर अगर प्रोसीडिंग नहीं है और वो पहले इस्तीफ़ा दे देते हैं या वो पहले रिटायर हो जाते हैं तो फिर अगले ही रोज़ जो है वो ज़ाब्ता अखलाक से और जुडिशल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो 2 साल की पाबंदी है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होगी? क्या हुकूमत उनकी पेंशन रोक देगी? किस कानून के तहत? क्या हुकूमत उनकी मुराद रोक देगी? किस कानून के तहत? तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर्ड जजेस जो हैं उन पे उस तरह की 2 साल की पाबंदी नहीं है। एक पाबंदी है कि वो 2 साल तक किसी एग्जेक्टिव इदारे के अंदर नौकरी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, किसी एग्जेक्टिव इदारे के अंदर। लेकिन फिर आपके ही दोस्त थे जस्टिस फैसल अरब साहब, उन्होंने तो चेयरमैनशिप भी ले ली थी। नहीं, उन्होंने तो अपने लिए खुद नौकरी क्रिएट की थी ना, वो मलिक रियाज साहब के जो पैसों का इदारे के अलावा कहीं भी आप कुछ भी कर सकते, उन्होंने उसको इसीलिए कमीशन का नाम दिया था। तो बहर वो एक लंबी कहानी है, फिर किसी वक्त आपको बताएंगे। और हमने इसको मेरे ख्याल में डिस्कस किया हमने। तो जजों के ऊपर ये जो पाबंदी है ये कोई सरकार के इदारे में नौकरी ना करने की है, मगर इसके लिए भी सरकार को ये अख्तियार दिया गया है कि वो इस्तिस्ना उन्हें दे दे या उन्हें छूट दे दे। हाँ। तो ये चीज़ ज़रूर मेरे ख्याल में है। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है अमली सियासत वो 2 साल तक जो जजेस बतौर सुप्रीम कोर्ट जज
उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये सारा तमाशा देखे जो इस मुल्क और इदारों के साथ और अदलिया के साथ हो रहे हैं, तो वो जज रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कैसे घर में खामोश बैठ सकते हैं? बिल्कुल आपकी क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, तो फिर ये कहना कि वो 2 साल तक कानून के मुताबिक चुप करके घर बैठेंगे, तो फिर वो ज़मीर की आवाज़ तो ना हुई ना। फिर अगर वो ओहदा छोड़ सकते हैं तो वो 2 साल में बोल के उनका क्या जाता है, और क्या उनके पास है जो उनसे छीन जाएगा? कुछ नहीं कानून और आइन के मुताबिक उनसे छीन सकता। वो वैसे भी वो कौन सा चोर दरवाजे से गए हैं, वो तो बरमला तौर पर ऐलान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपने खदशात का इजहार और एक तारीख बना के गए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो कन्फ्यूजन आजकल चल रही है कि जो 27वीं यानी तरमीम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा। वो क्या है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये दोनों के नाम के साथ पाकिस्तान मौजूद है जो 27वीं तरमीम में। कुछ लोगों की ये राय है। ये सर हमारे जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में PRO हैं, उन्होंने भी ये भेजा है मुझे, जो इस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स है 175, उसके अंदर ये लिखा गया है कि देयर शैल बी अ Federal Constitutional Court of Pakistan, hereinafter referred to as the Federal Constitutional Court, a Supreme Court of Pakistan, hereinafter referred to as the Supreme Court. यानी कि दोनों अदालतों के साथ पाकिस्तान का लफ्ज लिखा जाएगा। जी हाँ, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन मेरे सामने आया है उसमें शायद वो आर्टिकल जो 175 है उसके अंदर तो सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मैं पढ़ सकूँ, तो मैं इस वजह से अभी भी कंफ्यूज हूँ। वो आप गजट नोटिफिकेशन निकाल लें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तासुर शुरू में जो तरमीम आई, जो बिल सेनेट से पास हुआ, उस बिल के अंदर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। और बाद में फिर हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पे जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की डेजिग्नेशन उन्होंने बहाल की, क्योंकि सेनेट से मंजूर शुदा बिल में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा गया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मगर बाद में फिर कोई तरामीम हुई और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बज़ाहिर ज़राए के मुताबिक रद्द-ए-अमल की वजह से उनका ओहदा बहाल किया गया। फिर लोगों ने तनकीद की कि चीफ जस्टिस ने अपना ओहदा तो बहाल करा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तारीखी नाम था वो बहाल नहीं हुआ। मगर अब बताया जा रहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मगर असल में गजट नोटिफिकेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कैसे लिखा गया है वो अदील आप सर ये लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 175 इन क्लॉज 1 आफ्टर द वर्ड बी occurring for the first time the words and comma a federal constitutional court of Pakistan hereinafter referred to as the federal constitutional court, and after the word Pakistan the words hereinafter referred to as the Supreme Court shall respectively be inserted। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो रही है कि अब ये शायद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं रखा जा रहा, लेकिन जो भेजा गया है वो गजट नोटिफिकेशन से पहले का जो ड्राफ्ट है उसको भेजा गया। हो सकता है उसमें ज़्यादा डिटेल में हो चीज़ें, इसमें पूरा रिप्रोड्यूस ना किया गया हो। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को आने वाले दिनों में एनीवे ये क्लियर हो जाएगी। इस पे थोड़ा सा होमवर्क करते हैं। अच्छी बात है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी पाकिस्तान की है और सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान की है। मुद्दा ये नहीं है ना सर पाकिस्तान का नाम साथ लग गया, मुद्दा ये है कि अख्तियार क्या रहे हैं। अब ये उसी आइन के अंदर, इसी गजट नोटिफिकेशन के अंदर ये भी लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद नहीं आईनी अदालत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसलों की पाबंद ज़रूर है। तो ये वो वाहिद अदालत है जो कि मातहत अदालत है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट है जो मातहत है और है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये मातहत है आईनी अदालत पाकिस्तान की, उसकी मातहत है। तो ये एक अजीब सुप्रीम कोर्ट है जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत है। मातहत इसलिए कह रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जो फैसले होंगे उसकी पाबंद होगी सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होगी। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है, वरना व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, नाम तो अदील सरफराज है नहीं, और मेरा मतीउल्लाह है। नहीं तो क्या हम बाकी बहुत रखा है। देखें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी में बहुत फर्क चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी। बहरहाल और मेरा ख्याल है वीडियो कंक्लूड करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।